आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स बाई हरिओम सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। यहाँ अवशोषण का मीन्स होता है एब्जॉर्प्शन, और इसका जो फॉर्मूला है वो है स्मॉल ए सी से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर होता है तल द्वारा अवशोषित ध्वनि ऊर्जा अपॉन तल पर आपतित कुल ऊर्जा। तो ये जो फॉर्मूला है ये एक अनुपात है, रेशियो है। तो अब देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। पहले देखेंगे हम इंग्लिश में और फिर देखेंगे हिंदी में। तो इंग्लिश में है द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ साउंड बाय द मटेरियल ऑफ एनी सरफेस इज नॉन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। और हिंदी में है किसी तल के पदार्थ द्वारा ध्वनि को अवशोषित करने की क्रिया को ध्वनि का अवशोषण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई पदार्थ है, सबस्टेंस है, वस्तु है, और वो जितनी ध्वनि को अवशोषित कर रही है ना, जितनी ध्वनि को अवशोषित कर रही है तो वो उसका अवशोषण कहलाएगा। और ये जो अनुपात है इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण अवशोषण क्या है, पूर्ण अवशोषक परफेक्ट एब्जॉर्प्शन क्या है। तो आपने देखा होगा जैसे विंडो होती है घर में, दरवाज़ा होता है ना। तो यहाँ जो विंडो है, विंडो का काम क्या होता है, अगर ध्वनि होती है, रूम में होती है या किसी थिएटर में होती है, तो दरवाजे से या विंडो से बाहर निकल जाती है। ऐसे यहाँ पर जो ओपन विंडो यूनिट, ये OWU आप देख रहे हैं, OWU का मीन्स है होता है ओपन विंडो यूनिट। ये ध्वनि की अवशोषण की एक इकाई है क्या ये, चलो समझते हैं। ये इसकी परिभाषा है, तल के किसी क्षेत्रफल द्वारा अवशोषित ध्वनि ऊर्जा तथा समान क्षेत्रफल के पूर्ण अवशोषक ओपन विंडो, ये ओपन विंडो जो होती है ये पूर्ण अवशोषक होता है, द्वारा अवशोषित ध्वनि ऊर्जा के अनुपात को पदार्थ का अवशोषण गुणांक कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। ये कोई तल दे रखा है, माना कि तल के 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल द्वारा जितनी ऊर्जा अवशोषित की जाती है उतनी ही ओपन विंडो के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल द्वारा की जाती है। अतः धरातल का अवशोषण गुणांक जो होगा 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, 20 मीटर स्क्वायर, ये क्या है, किसी जो तल है उसका एरिया है, ठीक है ना। और जो आगे दे रखा है ओपन विंडो का मान जो दे रखा है वो वैल्यू कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर दे रखी है। आप देख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर दे रखी है। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है कि 1 मीटर क्षेत्रफल वाली विंडो, 1 मीटर स्क्वायर वाली जो विंडो है, और उसमें किसी एरिया का जो एरिया दे रखा है उसका अगर भाग दे दें तो अवशोषण गुणांक आ जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि किसी तल का अवशोषण गुणांक 0 और 1 के बीच होता है, ठीक है ना। हम किसी दरवाजे को या खिड़की को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, उसकी वैल्यू 1 मानते हैं, वो पूर्ण अवशोषक होता है। अगर आप कमरे में आवाज़ करते हैं, साउंड करते हैं, तो हमारी जो पूरी साउंड है वो अवशोषित हो जाएगी दरवाजे द्वारा या खिड़की द्वारा। अब ये टेबल देख लेते हैं। देखिए टेबल जो खुली खिड़की है, ओपन विंडो, उसका जो अवशोषण गुणांक है वो 1 माना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद ईंटों की दीवार है, उसका मान है 0.03। ईंट की दीवार पेंट हो रहा है ईंटों की दीवार पर, तो 0.016 है। ऐसे करके नीचे तक आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ड्रेपरी है 0.40 है, से 0.73 के बीच में है। और ऐसी हॉल के जो दर्शक हैं उनकी जो वैल्यू है 4.3 से 4.7 होते हैं, ठीक है, इसके बीच रहती है। और इधर सोरोटक्स है, ये 0.36 है। तो ये एक टेबल है, ठीक है ना, ये अवशोषण की एक टेबल है। यहाँ ये अनुपात आपने जो देखा ओपन विंडो का अपॉन जो एरिया दे रखा है उसका अनुपात, अगर ओपन विंडो सेंटीमीटर में दे रखी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो उसमें हम डिवाइड जब देंगे एरिया का तो वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होना चाहिए, यूनिट को कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये OWU पूछ लेता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसका मीन्स होता है ओपन विंडो यूनिट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं अनुरणन क्या है, रिवाइब्रेशन क्या है। रिवाइब्रेशन होता क्या है, किसी खुली जगह में उत्पन्न की गई ध्वनि श्रोता को एक
को केवल एक ही बार सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि स्रोत से श्रोता सीधे आती हुई, परंतु जब ध्वनि की किसी हॉल या सभागार से उत्पन्न की जाती है तो यह सभी दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है ना। जब श्रोता रहता है और जब ध्वनि उसे सुनाई देती है किसी जगह से, खुली जगह से, तो सीधी आती हुई सुनाई देती है, परंतु किसी हॉल या सभागार में होता है तो वो जो बार बार टकरा कर दीवारों से जो ध्वनि सुनाई देती है तो वो परिवर्तित हो जाती है। ये जो परिवर्तन जो होता है वो अनुरणन होता है। ठीक है ना। वो ध्वनि गूंजने लगती है। ठीक है ना। तो ये गुंजन की जो आवाज़ है आप देख सकते हैं, इसने ब्लैक में कर रखा है इसको। देखो, किसी भवन में ध्वनि स्रोत के बंद हो जाने के बाद उसमें ध्वनि गुंजन के ठहराव को अनुरणन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मोबाइल आपने देखा होगा, मोबाइल जो वाइब्रेशन कर रहा है वो री वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन है, ये री वाइब्रेशन है, ये ध्वनि से उत्पन्न होता है। ठीक है ना। आवाज़ जो गूंजना है, आवाज़ का गूंजना ही री वाइब्रेशन है, अनुरणन है। अनुरणन काल क्या होता है? ध्वनि स्रोत के ध्वनि उत्पादन बंद कर देने के बाद ध्वनि तीव्रता द्वारा अपने 10 लाखवें भाग तक तीव्रता कम होने के लिए लिए गए समय को प्रामाणिक अनुरणन काल कहते हैं। ठीक है ना। जो उसका जो समय है उसका 1/10⁶ वहाँ भाग जो होता है वो प्रामाणिक अनुरणन काल होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है टाइम की। अब देख लेते हैं सैवाइन फॉर्मूला है क्या। कई बार एग्जाम में पूछा गया है सैवाइन फॉर्मूला। तो एक ये प्रोफेसर थे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के, उन्होंने भवन ध्वनि पर एक शोध किया था और उन्होंने ये बताया था कि अगर भवन का आयतन पता हो, ठीक है ना, परावर्तन का क्षेत्रफल पता हो, तो उसका हम टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और एरिया पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका टाइम निकाल सकते हैं कि उसमें जो वाइब्रेशन होगा वो कितने समय तक होगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है T = 0.16 V/A सेकेंड। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, दूसरे फॉर्म में ले सकते हैं 0.165 V/σA सेकेंड। ठीक है ना। तो है क्या, T क्या है, अनुरण काल सेकंड में है, V कमरे का आयतन घन मीटर में है, S परावर्तक तल का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, और A क्या है, धरातल अवशोषण गुणांक है। और यहाँ पर σAS हो जाएगा विभिन्न पदार्थों के धरातलों का अवशोषण गुणांक। सिग्मा का यूज आप जानते होंगे, सिग्मा का यूज होता है किसी को ऐड करने के लिए। ठीक है ना। इस तरह से इसने ऐड कर दिया है। चलो इसे समझ लेते हैं। ये सैवाइन फॉर्मूला है। ठीक है ना। समय की दे रखी हैं, कुछ वैल्यू दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। सभागार या भाषण कक्ष का जो टाइम पीरियड होता है अनुरण का वो होता है 1 या 2 सेकंड। ठीक है ना, 1 या 2 सेकंड। कार्य कक्ष या फैक्ट्री का होता है 0.5 सेकंड या उससे कम। कोरस गीत के लिए होता है, कोरल परफॉर्मेंस के लिए होता है 2 सेकंड या 4 सेकंड। अब अनुरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तलों की परावर्तन शक्ति। ठीक है ना। परावर्तन तल पर भी ये निर्भर करता है अनुरण करना। अगर मान लीजिए कोई चिकना तल है तो वहाँ परावर्तन अधिक होगा। दूसरा अवशोषण गुणांक पर करता है। ठीक है ना। तो अवशोषण गुणांक पर निर्भर करता है, ये उसकी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। और ये तीसरा है ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड पर निर्भर करता है, अगर कम साउंड होती है तो अनुरण कम होगा और ज़्यादा साउंड होगी तो ज़्यादा होगा। उत्पन्न स्वर की आवृत्ति पर भी करता है। और कमरे का आयतन, आयतन कितना है, अगर कमरा ज़्यादा चौड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, हॉल टाइप का है, तो उसमें जो रिवाइब्रेशन जो बनेगा वो लंबे समय में बन पाएगा, समय ज़्यादा ले जाएगा। तो ये समय जो आयतन की क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है। इसके नियंत्रण करने की विधियाँ ये एग्जाम में पूछ लेता है, इसे भी देख लेते हैं। मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ रिवाइब्रेशन, अनुरण अथवा गूंज को निम्नलिखित विधियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ओपन विंडो का प्रयोग करके, जैसे किसी हॉल में रिवाइब्रेशन हो रहा है तो उसकी जो विंडो हैं, खिड़कियाँ, उन्हें खोल देना चाहिए, तो वहाँ रिवाइब्रेशन कम होगा। फर्श पर कालीन बिछाकर, पर बड़े परावर्तक तलों, अवशोषक पदार्थ लगाकर, जैसे मान लो गद्दे लगा दिए, बहुत सारे सामान उसमें रख दिया, कृत्रिम छत के ऊपर कृत्रिम छत लगा दी, दीवारों के चित्रों व नक्शों को से सुसज्जित करके, दरवाजे में खिड़की बंद कर, भारी पर्दे डालकर। ठीक है ना। श्रोताओं की संख्या अगर बढ़ जाए तो अनुरण कम हो जाएगा। छत से उल्टे घड़े लटकाकर, ये एक प्रैक्टिकल किया था किसी साइंटिस्ट ने, तो इस तरह से छत पे घड़े उल्टे लटकाकर उसने किया था, तो वहाँ अनुरण कम हो जाता है, क्योंकि जो आवाज़ है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं घड़े। दीवार की वक्रता को समाप्त करके आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, सभागार में ध्वनि के गुण क्या हैं। अकॉस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटोरियम, वायु शोर का न होना, बाहर से कोई शोर नहीं होना चाहिए, प्रतिध्वनियों का न होना, ध्वनियों का एक समान वितरण, पर्याप्त प्रबलता,
चरम अनुरण काल, ठीक है ना, जो इस तरह के इसके गुण। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक टॉपिक है एकालीन प्रभाव। एकालीन प्रभाव क्या है? एकालीन इफेक्ट से कहते हैं जब किसी ऐसे स्थान पर ध्वनि उत्पन्न की जाती है जहाँ ध्वनि स्रोत के सामने अनेक परावर्तक पृष्ठ सीढ़ी के समान लगे हों, ठीक है ना। इस तरह से देखो, ये सीढ़ी है, सीढ़ी के टैप से ऐसे परावर्तक तल बहुत सारे लगे हुए हैं, तो इसे कहेंगे एकालीन प्रभाव। इसमें क्या होता है कि ये सीढ़ियाँ जो होती हैं इनसे कई तल बन जाते हैं और ध्वनि बार बार टकराकर प्रतिध्वनि में परिवर्तित हो जाती है, तो जो हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है वही एकालीन प्रभाव है, ठीक है ना। इस तरह से ये टॉपिक कई बार पूछा गया है, एकालीन प्रभाव क्या है, तो आप इसे एक बार पढ़ जरूर लेना। चलो अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल पार्ट, और ये 7 फॉर्मूला से इन्होंने किया है। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक सिनेमा हॉल का आयतन 9500 घन मीटर है तथा इसका अनुरण काल 1.7 सेकेंड है। हॉल में कुल ऊर्जा अवशोषण कितना होगा? कुल ऊर्जा अवशोषण इसमें पूछ रहा है, तो हमें 7 फॉर्मूला पता ही है। देखो V बराबर आ गया आपका 9500 मीटर स्क्वायर और T बराबर 1.7 सेकेंड, ठीक है ना। और अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अवशोषण गुणांक सिग्मा AS निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिग्मा AS की वैल्यू निकल जाएगी इस तरह से, ठीक है ना। ये वैल्यू निकल के आ गई है 922.05 OWU। OWU इसकी एक इकाई है, यूनिट है, तो ये OWU है आपका जो है आपका ओपन विंडो यूनिट, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सभागार गुंजन काल ज्ञात करो, इसका आयतन, इसका क्या निकालना है? गुंजन काल निकालना है, टी की वैल्यू फाइंड करनी है। आयतन दे रखा है इतना, ठीक है, 4500 घन मीटर। क्षेत्रफल दे रखा है 1975 वर्ग मीटर। धरातल का औसत अवशोषण गुणांक है 0.3। तो सारी वैल्यू दे रखी है, हमने नोट कर ली। V बराबर इतना कर लिया, सिग्मा S इसका आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, सिग्मा S हो गया 197 मीटर स्क्वायर, और सिग्मा A ये इसका गुणांक हो गया। तो हम यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? सिग्मा AS की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिग्मा S मल्टीप्लाई A करके सिग्मा AS की वैल्यू हमने निकाल ली, और फॉर्मूला है हमारे पास T बराबर 0.165V अपॉन सिग्मा AS। इसमें वैल्यू पुट कर दी और डिवाइड किया, डिवाइड कर मल्टीप्लिकेशन ये कर लिया, तो टाइम निकल के आएगा 1.25 सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये BTUP में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2001 में आया था। तो ये क्या है? सिनेमा हॉल का आयतन दे रखा है इतना 7200 घन मीटर, और ये कुर्सियाँ पर्दों के कारण कुल अप्रभावी अवशोषण क्षमता ओपन विंडो के पदों में 300 वर्ग मीटर के अनुरण काल ज्ञात करो। एक तो अनुरण काल निकालना है, दूसरे क्या निकालना है? यदि हॉल दर्शकों से पूरा भरा हो और दर्शकों के कारण प्रभावी अवशोषण क्षमता ओपन विंडो के पदों में 160 वर्ग मीटर हो तो गुंजन काल में परिवर्तन ज्ञात करो। तो ये आयतन हमने इसमें नोट कर लिया और T1 लगा दिया इसमें हमने। T1 पहला हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो 0.16 इंटू V की वैल्यू आ गई 7200, मल्टीप्लाई किया हमने तो, और 320 का डिवाइड दे दिया, ओपन विंडो की वैल्यू दे रखी है, तो टाइम निकल के आ गया। अब कुल अवशोषण क्षमता कितनी हो गई? ये 320 तो इसमें दे रखा है पहले से ही, और 160 दूसरा दे रखा है, तो टोटल कर लेंगे 480 हो जाएगा। और ये इसमें T2 निकालेंगे तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे सेवाइन का, तो 2.475 आ गया। और गुंजन काल में परिवर्तन निकालेंगे तो पहले टाइम में से दूसरा टाइम घटा देंगे, ठीक है ना। तो इसका जो है दूसरा टाइम इसमें से घटा दिया है, तो आंसर आया 1.235 सेकेंड। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक मनुष्य खान में चीखता है, उसके चीख की प्रतिध्वनि 4.8 दे रखा है, 4.8 ये सेकंड है, 4.8 सेकंड बाद सुनाई देती है। यह ध्वनि की चाल 330 मीटर है तो खान की गहराई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे? परावर्तन हेतु ध्वनि को खान की तलहटी तक जाने में लगा समय, कुल समय अपॉन 2, क्योंकि ये प्रतिध्वनि है, प्रतिध्वनि आने और जाने में, जो आने और जाने का जो समय है तो उसका आधा कर लेते हैं हम, 4.8 अपॉन 2, तो यहाँ 2.4 सेकेंड हो गया, ठीक है ना। तो खान की गहराई क्या हो जाएगी? वेग गुणा समय, वेग गुणा समय, तो वेग है हमारा 330 और समय का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 714 मीटर आ जाएगा।
ये फॉर्मूला है वेग बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो इस तरह से गहराई निकल आएगी, दूरी कम से यहाँ गहराई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ध्वनि की तीव्रता 10⁵ गुना बढ़ा दी जाती है, उसका ध्वनि स्तर कितने डेसिबल बढ़ जाएगा। तो ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड 10⁵ गुना बढ़ा दी गई। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास L बराबर 10 log 10 I/I0 dB, dB या डेसिबल है, और I/I0 की वैल्यू हो जाएगी 10⁵, और इसमें हम पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका, एंटीलॉग ले लेंगे तो L बराबर आ जाएगा 5 डेसिबल, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है, ये यूपीबीटी में पूछा गया 2005 में, ध्वनि की गुणता किस प्रकार अच्छी की जा सकती है। तो अधिस्वर जो होते हैं, अधिस्वर बढ़ाकर उसकी जो गुणता क्वालिटी अच्छी की जा सकती है। एक और अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ देख लेते हैं। समान आवृत्तियों की दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:49 है, उनके आयामों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनके आयामों का अनुपात निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है I1/I2 बराबर होता है A1² तो ये I1 I2 की जो वैल्यू है 1/49 है, और इसका हम रूट ले लेते हैं तो हमारा जो आंसर है ये आ जाता है, और 1 का रूट 1 होगा और 49 का हो जाएगा 7, तो A/A2 क्या हो जाएगा 1/7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।